में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेलगाम ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत। नगरपालिका ने हटाया अतिक्रमण, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने एक व्यक्ति पर मामला दर्ज। डाकघर में खुलेंगे जन सुविधा केंद्र, बनेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। जिला अस्पताल की नहीं सुधर रही व्यवस्था, ओपीडी के समय अस्पताल नहीं पहुंचते डॉक्टर। वेनगंगा नदी के बजरंग घाट में शुरू होगी बोटिंग, नगरपालिका ने बनाई योजना। और महंगी हुई घरेलू गैस से उज्ज्वला योजना के गरीबों का हुआ मोहभंग। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम बालाघाट प्रोजेक्ट के द्वारा सीआरएस योजना के तहत जरेरा स्कूल में सामग्री का वितरण किया गया। लामता वन विकास निगम के महाप्रबंधक एमएस श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान स्कूल के छात्रों को खेलकूद सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान 4 स्कूलों में इस सामग्री का वितरण किया गया। लाइन से देखो, खेल के साथ पढ़ना भी जरूरी है ना। आइए आ जाओ सब। आज आपने, आपकी विभाग ने इस पंचायत को जो कुछ दिया, इस माध्यमिक शाला को जो कुछ दिया, ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित है। एक समय था, मेरे पूर्व सरपंच बड़े भाई वर्गा जी बैठे हैं कि जब तय चल रही थी कभी मुंचारी के समय जो विधायक थे, हम जंगल में गए कटाई रोकने के लिए। एक बड़ा कठिन समय था। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि खारिश विभाग द्वारा आज हमारे पंचायत का कर्ज अदा किया गया है। यहाँ से करोड़ों की संपत्ति गई, पर उसका लाभांश हमें आज तक कभी नहीं मिला। आज पहली बार ऐसा दिन देखने आया कि आपके विभाग द्वारा और आपके अच्छे मार्गदर्शन द्वारा आज हमें एक राशि मिली, एक सहयोग मिला। आज फर्नीचर पलाई का है, क्या बोलते हैं, माइक लगा हुआ है। आप उस विभाग से जुड़े हुए हैं। आप चाहते तो एक अच्छी वनोपज लकड़ी लग सकती थी, पर फिर भी आपने वनोपज का नुकसान ना करते हुए पलाई और मलाई का यहाँ पे टैक्स भेजा है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लामटा प्रोजेक्ट वन मंडल की तरफ से CSR योजना के अंतर्गत जरेरा स्कूल के विद्यार्थियों को डुअल डेस्क बैठ के पढ़ने के लिए, खेलकूद सामग्री जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, इसकी सबकी खेलकूद सामग्री है, और पहनने के लिए टी-शर्ट हैं, शॉर्ट्स हैं, ये सब प्रदान किए गए हैं। हम इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए थे। इसका उद्देश्य ये है कि हमें स्कूलों से जन सहयोग मिले, हम विद्यार्थियों जो भविष्य के नागरिक हैं हमारे, उनके लिए उपयोगी सामग्री प्रदान कर सकें। क्या सोच को लेकर के दे रहे हैं सर? मतलब किस तरीके को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं वन विभाग इसके द्वारा? हम, जैसा आपने नाम पीछे पढ़ा होगा बोर्ड पर, निगमित सामाजिक दायित्व, जो हमारा दायित्व है समाज के प्रति, हमें जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति अपना प्रतिफल भी देना चाहिए, उसको केंद्र में रख के ये योजना। छात्रों को स्कूल में खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की योजना काफी बेहतर है, लेकिन स्कूल पहुंचते तक काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अमूमन यह शिक्षण सत्र समाप्त हो चुका है। सिर पर परीक्षाएं हैं। ऐसे में स्कूलों में स्पोर्ट्स होना तो दूर की बात, इस वर्ष इस सामग्री का उपयोग भी शायद ही छात्र कर सके। ऐसे में उन छात्रों को मलाल हो रहेगा जो स्कूल की बड़ी क्लास में है और अगले सत्र में नए स्कूल में जाने वाले हैं। किरणापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गुप्तेश्वर महादेव धार्मिक स्थल में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन जल्द ही योजना बना रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि वे स्वयं इस स्थल का निरीक्षण करेंगे और संभवतः वे प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि बालाघाट टूरिज्म के माध्यम से इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं का लाभ मिले। ये आपने बताया, और ऐसी कोई यदि स्थान है तो ये सौभाग्य की बात है जिले के लिए। ये जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि जिले में कोई ऐसा स्थल है। मैं एक बार चाहूँगा कि स्वयं जितना जल्दी जब भी मुझे समय मिलेगा, कोशिश करूँगा कि इस सप्ताह में, अगले सप्ताह तक उस जगह का स्वयं निरीक्षण एक बार स्वयं जाकर उसका निरीक्षण करूँ और ईश्वर के दर्शन करें। और यदि वह टूरिज़्म के लायक जगह होगी तो बालाघाट टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से वहाँ कुछ ना कुछ कार्य करवाए जाएंगे
और जगह को उन्नत करने का प्रयास किया। देखिए अभी तक ऐसा कोई फंड ऐसा नहीं होता था। अब अभी हमको ये अनुमति मिली है कि DMF की जो राशि है उसे टूरिज़्म वाले जो अपने पर्यटन स्थल हैं उनके विकास में खर्च किया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी यदि हमें लगता है और एक कम राशि में यदि कोई विकास कार्य किए जा सकते हैं तो उनको किया जाएगा। तो क्या जिला प्रशासन इस ओर चिन्हित करेगा सर ऐसे स्थानों को? ये स्थान मुझे लगता है चिन्हित होंगे, जैसा आपने एक बताया अभी वो शायद हमारे डोंगरगढ़ चिन्हांकन में नहीं, डोंगरगांव जो है वो शायद चिन्हांकन में नहीं होगा। बाकी सारे मंदिर जो हैं पुराने प्राचीन जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे चिन्हांकित किए हुए हैं। विकास कार्यों के लिए जो भी राशि उनमें दी जाए में होगा, कम से जो भी राशि उनमें होगी वो प्रयास किया जाए कि DMF के माध्यम से कुछ वर्षों में, अगले 5-7 वर्षों में दी जाए। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर महादेव पहाड़ी के बीच में फंसा हुआ है। यह जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर देवगांव किरणापुर तहसील के अंतर्गत आता है, जहां पर प्रतिवर्ष सैकड़ों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर के वनगंगा नदी पर बोट शुरू किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नगर पालिका के CMO दिनेश वाघमारे बताते हैं कि शंकर घाट और बजरंग घाट से लगे हुए क्षेत्र में पूरे समय जल स्तर अच्छा बना रहता है। इस स्थान पर पैडल बोट और पेट्रोल बोट चलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। संभवतः मार्च महीने में बोट शुरू हो जाएगी। वैनगंगा नदी में जो अपना ब्रिज है उसके बालाघाट से अगर गर्रा तरफ जाए तो राइट साइड का जो वैनगंगा जी का जो पोर्शन है उसमें पानी एकदम सम है, काफ़ी पानी डेप्थ भी अच्छी है। तो 2 घाट उसी तरफ पड़ते हैं हमारे, बजरंग घाट और शंकर घाट। तो उस पर मेरा था कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके बोटिंग स्टार्ट करो, जिससे बालाघाट के और जो वैनगंगा जी में बाहर से भी लोग आते हैं उस चीज़ का उनको लाभ मिल सके या उनका जो भी आनंद है उठा सके। उससे टूरिस्ट भी बढ़ावा मिलेगा और बालाघाट शहर में थोड़ी सी अच्छी उपलब्धि हो जाएगी। सर कितने बोट ला रहे हैं और कितने का प्रोजेक्ट है ये? इसमें 2 तरह की बोट है। एक तो पेट्रोल बोट है जो 8 सीटर, 6 सीटर, 12 सीटर होती है, तो वो चलेगी। कुछ पैडल बोट भी ला रहे हैं जिसको जिस तरीके से अपना भ्रमण करना। तो इसका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, उसमें पहल किया है मैंने। मार्च के फर्स्ट वीक या 15 मार्च के आसपास स्टार्ट कर दूँगा इसको। ये लोकेशन तो देखो, बहुत व्यू इतना सुंदर है उस जगह का कि अपने आप में लगता है कि एक प्राकृतिक उसमें हम बैठे हुए हैं। दोनों साइड हरियाली, वैनगंगा जी का पानी भी एकदम सम। वहाँ बोट अगर चलेगी तो लोगों को। आर्थिक संकट से जूझ रही नगर पालिका अपनी आय को बढ़ाने के मकसद से वैनगंगा नदी में बोटिंग चलाने की योजना बनाई गई है। निश्चित ही आय के साथ साथ शहरवासियों को बेहतर पर्यटन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यही उम्मीद आमजन की होगी। बालाघाट पद्मेश 24/7 के लिए मैन सिंह की रिपोर्ट। लालबरा जनपद शिक्षा केंद्र में विकास खंड स्तरीय विज्ञान मित्र क्लब व आसपास की खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकास खंड के अंतर्गत संचालित जन शिक्षा केंद्र से चयनित होकर आए माध्यमिक शाला के बच्चों के द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बच्चों ने तारामंडल, हॉस्पिटल सहित अन्य मॉडलों का प्रदर्शन किया। वहीं आसपास की खोज प्रतियोगिता में बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं प्रस्तुति के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान का चयन किया गया। I was going to the Ramarama. There were lots of medicinal plants, and I picked not only education here. We take here some preparation about our future and आज यहाँ पर हमने विकासखंड स्तरीय आसपास की खोज एवं विज्ञान मित्र क्लब का आयोजन किया था। पूर्व में शालाओं के द्वारा, माध्यमिक शालाओं के द्वारा यह कार्यक्रम अपनी शालाओं में किया गया। विगत 3 महीने से ये अपने प्रयास किए। उसका प्रदर्शन जनशिक्षा केंद्र स्तर पर किया गया था बीच में, और किसी एक शाला का चयन करके इस विकासखंड में आज पहुँचे हैं। 7 विकासखंड के दोनों विधाओं में यहाँ पे बच्चे और टीचर आए हैं। वे अपना प्रदर्शन यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं अभी, और उनका चयन जो है जिले के लिए किया जाना है। तो किसी एक दल का चयन किया जाएगा
इस प्रकार आसपास की खोज में जो वो लोग जहाँ जहाँ भ्रमण किए थे, जो उन्होंने अपना थीम के आधार पर काम किया है, वो उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है और उस आधार पे प्रस्तुतिकरण और उनके रिकॉर्ड के आधार पे उनका यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हमने चयन किया है। इसी प्रकार विज्ञान मित्र क्लब में भी जो विषय है, विषय के आधार पे जिन्होंने काम किया और अच्छा काम किया है, उनका चयन यहाँ पे आज किया जाएगा और बच्चे और शिक्षक को हमने बुलाया था। इस प्रकार यह विकासखंड प्रतियोगिता यहाँ पे आज संपन्न होगी। वैसे तो जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर प्रशासन की पैनी नजर है, लेकिन इसके बावजूद भी चिकित्सकों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही बरती जा रही है। आज जिला अस्पताल में ओपीडी में चिकित्सक अपने निर्धारित समय में नजर नहीं आए, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। यहाँ तो 10 बजे से कोई डॉक्टर मिला? हाँ मिला है, आधी दवाई दिया है और अभी छुट्टी हुई है, आएंगे चाहे दिखाओगे ठीक सर। कब से नहीं आए? जो गया 12 बजे नहीं आया। 1 घंटा हो गया आए। कहाँ से आया? से और और क्या समस्या थी? हाथ पैर में दर्द है। कितने बजे से बैठे हुए यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। किसी चैम्बर में है डॉक्टर? नहीं। किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? सब दर्द है जी हाथ में। कहाँ से आए? भैया साहब, क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरे हार्ट में परेशान दर्द हो रहा है, तो मैंने 10 बजे से आया हूँ। बस ये एक दवा लिख दी है, मेरे अनुसार से इलाज बताया मैडम जी की, मेरे हिसाब से नहीं किए जी। और बोले कि फिर बाद में आना 3-4 बजे। तो मैंने सर उनसे जानकारी ली है कि कितने से कितने समय तक बैठने का आपका समय है। तो उन्होंने बोले कि 2:30 बजे समय है खुलने का, और मैंने 2:30 से सर अभी तक 3:15 हो गया सर, वेट कर रहा हूँ सर। तो डॉक्टर लोग अभी से किसी चेयर में कोई भी डॉक्टर बैठे नहीं है सर, सभी चैम्बर खाली हैं। सभी चैम्बर खाली हैं। आपको बताएं कि जिला अस्पताल में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन चिकित्सकों को ओपीडी का समय रास नहीं आ रहा है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने कहा कि चिकित्सक निर्धारित समय में ओपीडी में बैठकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ शासकीय कार्य से बस कुछ चिकित्सक मौजूद नहीं होते, जिससे चिकित्सा व्यवस्थाओं पर किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। जिला अस्पताली व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के द्वारा काफ़ी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों को परेशान किया जा रहा है। जो उनका समय निर्धारित किया गया है 9 बजे से 4 बजे के बीच, काफ़ी ऐसे चिकित्सक हैं जो जिला अस्पताल में नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण मरीज काफ़ी परेशान हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कमल कोडले के साथ अखिलेश जायसवाल, पद्मेश न्यूज 24/7 बालाघाट। डाक विभाग के द्वारा लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब जल्द ही डाक विभाग की तमाम शाखाओं में लोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रेन टिकट, पेंशन सहित अन्य शासकीय सेवा प्राप्त कर सकेंगे। डाक विभाग के द्वारा जन सुविधा केंद्र की व्यवस्था की जा रही है, जिसका जल्द ही जिले वासियों को लाभ मिलने लगेगा। जिस शाखा डाकघर के माध्यम से हमारे जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, पूरे हमारे बालाघाट डिवीजन में 392 करीब पोस्ट ऑफिस हैं। तो जो हमारे शाखा डाकघर के कर्मचारी मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, उसके माध्यम से जो सुविधा प्रदान की जाएगी पूरे डाकघरों में। और इसमें जो सेवाएं हैं उसका डिटेल में बता देता हूँ। डिजिटल सेवा पोर्टल रहेगा, जिसमें पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है, डेथ सर्टिफिकेट है, और टिकट वगैरह जो IRCT का ट्रेन का टिकट है उसका रिजर्वेशन होगा। इसके बाद इलेक्शन से संबंधित जो है वोटर ID वगैरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी वहाँ मिलेगा। पेंशन वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एम्प्लॉय सर्विस में जैसे जॉब का रजिस्ट्रेशन किसी को करवाना है तो वो करवा सकता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट की जो सेवाएँ रहती हैं वो पूरी जो है, जैसे हरियाणा स्टेट का जो हो गया, MP स्टेट की सर्विस है, वेस्ट बंगाल की है, महाराष्ट्र की जो भी सर्विस है वो भी इसके माध्यम से मिलेंगी। मैंने पूरे जितने स्टेट हैं सबकी सर्विस वहाँ से। आपको बता दें कि डाकघर में मिलने वाली सुविधा का लाभ समय पर मिला तो निश्चित ही यह योजना जिले की आम जनता के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के एक अन्य मामले में आरोपी विकास उर्फ विक्की पिता श्याम बंसकार 19 वर्ष वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी को गिरफ्तार किया।
इस आरोपी के विरुद्ध 12 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया था कि उसे विक्की ने घर बुलाकर बहला फुसलाकर गोंदिया ले गया और गोंदिया से वापस लाने के बाद बालाघाट में उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 24/2/2020 को पीड़िता ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके मोहल्ले में रहने वाला विक्की उर्फ विकास, जिसको वह जानती पहचानती है, उसको बहला फुसलाकर गोंदिया घुमाने ले जा रहा हूँ करके ले गए दिनांक 7/2/2020 को। और उसके बाद जो है उसी शाम को जो है वापस बालाघाट लेकर आया और उसके दोस्त के घर में रात्रि में रखा रहा। अगले दिन जब दोपहर करीब 12-2 बजे उनके घर में रह रही महिला बाहर काम कर रही थी, कपड़े वगैरह धुल रही थी, उसी दौरान जो है शून्य में उसने उसके साथ ज़बरदस्ती खोटा काम बलात्कार किया। फरियादिया जो है काफ़ी डरी हुई थी और जब वो घर आई तो उसने अपने माँ बाप को बड़ी मुश्किल से 24 तारीख को बताया और उसी तारीख को जो है फरियादिया पीड़िता अपनी माँ के साथ थाने पर आई और उसने अनावेदक विक्की उर्फ विकास के विरुद्ध जो है धारा 363, 376, 506 ताजीराधीन और 34 फास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया। प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत आरोपी की तलाश पता रसी की गई और आज जो है उसको वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट से मैं मिलने पर पूछताछ करने हेतु थाने पर लाया गया, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट के द्वारा 26 फरवरी को सभी सदस्यों और शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। इस दौरान सदस्यों और अन्य लोगों की सहमति से समाज सेवी राजेश पाठक को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का सर्वसम्मति अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं पूर्व अध्यक्ष व नगरपालिका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल दुवारे को क्लब का संरक्षक बनाया गया। और जो सोच के साथ अनिल दुवारी जी ने अपना पदभार ग्रहण किया था कि नेहरू स्पोर्टिंग के लिए मुझे 2 काम जरूर करना है, एक क्लब का हल बनाना और एस्ट्रोटर्फ के लिए जमीन दिलाना। तो ये बड़ी कठिन परिस्थिति थी कि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के लिए हाल बनना, क्योंकि एक बार स्टेडियम में आकाश त्रिपाठी साहब ने हमारे को जमीन अलॉट करने की प्रयास किया, जहाँ पे आज कराटे हाल है। उसमें जब हमारे अलॉटमेंट के लिए पैसे जमा करने के लिए कहा गया, तब हम लोगों ने पैसे जमा करने के लिए चालान वालान सब भर के ज्ञानचंद पापड़ा जी के साथ गए, तो कुछ यहाँ की खेल संस्थाओं ने जाके वहाँ ऑब्जेक्शन ये किया कि उनको दे रहे हो तो हमें भी दो। फिर आकाश त्रिपाठी साहब बहुत उदास हुए और उन्होंने ये कहा था कि एक अच्छे काम के लिए मैंने शुरुआत की। मेरी प्राथमिकता जो पहले थी वही आज भी रहने वाला है। आज क्लब के तमाम वरिष्ठ संरक्षक और सदस्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक जिम्मेदारी जो दोबारा मुझको दी गई है, पहली बार जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको भी मैंने सबके सहयोग से बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास किया और जो आज जिम्मेदारी दी गई है निश्चित रूप से उसे और अच्छे से निभा सकूं। यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि मुझे सबका सहयोग मिले, सबका समर्थन मिले, सभी का आशीर्वाद मिले और जो खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक संस्था से हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, सारे लोगों का नेहरू स्पोर्टिंग क्लब स्वागत करेगा, स्वागत करता है। और जो हमारी प्राथमिकताएं पहले थी, सबसे नंबर 1 की प्राथमिकता एस्ट्रोटर्फ, उसको बहुत जल्दी इस ज़मीन पर अवतरित होते हुए हमारे ज़िले के खेल प्रेमी देखेंगे। हमारी कामना है कि जो हमारा ये नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के बैलास में 2 वर्ष का जो कार्यकाल अध्यक्ष का होता है, वो आज 2 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल मेरा पूरा हुआ और सर्वसम्मति से हमने बड़े भाई राजेश पाठक जी को पुनः नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का अध्यक्ष चुने और इनके कार्यकाल में अच्छे से टूर्नामेंट हो और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब 82 वर्ष पुराना जो क्लब है हमारी बालाघाट की धरोहर, इसको अच्छे से चलाए और हमेशा अच्छे टूर्नामेंट और अच्छे कार्यक्रम करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग ने पदभार ग्रहण करें और सभी लोग का इनको सहयोग प्राप्त है और सर्वसम्मति से इन्हें चुना गया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत 3 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज होने जा रहा है,
जिसके तहत शहर की समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय में गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया, जहां 64 से अधिक परीक्षा केंद्र के प्रभारियों को प्रश्न पत्र सहित अन्य सामग्रियां प्रदान की। इस दौरान मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों की सामग्री का वितरण प्रथम चरण में किया गया, वहीं पास की परीक्षा केंद्रों की सामग्री का वितरण द्वितीय चरण में किया जाएगा। बालाघाट जिले में प्रश्न पत्र का वितरण 2 तिथियों में किया जा रहा है। आज हमारे पास जो है दूर के जो सेंटर है, दूर के परीक्षा केंद्र हैं, उनका वितरण आज किया जा रहा है। बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और कटंगी, इन विकास खंडों में पेपर आज जा रहे हैं और इनके जो रास्ते में आएंगे उनके भी पेपर भी आज जाएंगे। और इस तरह से आज जो हमारे पास 68 परीक्षा केंद्रों में की सामग्री का वितरण यहाँ से आज हो रहा है और शेष कल 67 परीक्षा केंद्रों की सामग्री का वितरण यहाँ से होगा। और सर, इसमें संवेदनशील जो है अपने परीक्षा केंद्र हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? संवेदनशील के लिए गार्ड अलग से लगी हुई है, उनकी पर्याप्त व्यवस्था है। संवेदनशील परीक्षा केंद्र की सूची केंद्र में उसको बता दिया गया है, ये संवेदनशील है, तो वहाँ पर गार्ड लगी हुई है। यानी जो परिवहन की क्या व्यवस्था है? परिवहन के लिए बसें लगा दी गई है। हमारे पास जो है 6 बसें लगी हैं आज। 6 बसों में और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए बदमेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासन द्वारा गरीब तबके की महिलाओं को खाना बनाने में होने वाली परेशानी समाप्त करने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का वितरण किया गया था, जिससे अब इन महिलाओं का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर लेकर स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उज्ज्वला योजना और सामान्य गैस धारकों को एक कीमत पर गैस दी जा रही है, जिससे शासन की पूरी तरह से लूट बताया जा रहा है। हम लोग खुद ही बेवकूफ हैं, ताकि ले लिए फ्री मिल रहा है करके, और अभी जो खरीदी वाली है उसको और ये अभी फोकट में मिला है उसको, सबको एक ही रेट दे रहा है, तो ये सब लूट पट्टी काम नहीं है क्या? पहले कितने में मिलती थी गैस? पहले 700 है कि 600 है ऐसी। और अभी कितने में मिल रही है? अभी अब 900 में 10 रुपया कम। तो जैसे ये रेट बढ़े है, इतनी महंगी हो गई, अब क्या करेंगे आप? उसको क्या जला सकेंगे अपन? गरीब लोग कहीं जला सकते हैं? यहाँ पेट भरना मुश्किल है तो उसको क्या जलाएंगे? गैस के बढ़ते दाम पर अन्य महिलाएं बताती हैं कि पहले ही इसके दाम गरीबों की पहुंच से दूर थे, अब इतना अधिक दाम बढ़ाने दिया गया है कि भविष्य में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन वापस करने की योजना बना रही हैं। आर्थिक समस्या ये हो रही है भैया कि अपन गरीब आदमी कहाँ से लेके आए इतनी बड़ी गैस, इतने पैसे 1000 रुपए कहाँ से जमा करे? एक तो पहले ही अपन गैस नहीं भर सक रहे हैं। पहले कितने में मिलती थी गैस? पहले क्या 500-600 रुपए में मिलती थी। अब क्या कितना रेट बढ़ा है? अभी तो डायरेक्ट 1000 रुपए कर दिए। तो समस्या हो रही है? समस्या तो हो रही है भैया, अपन कहाँ से ये लाए? अच्छा, लगातार अगर गैस के रेट बढ़ते रहे तो आप भविष्य में गैस लेंगी या नहीं लेंगी? नहीं लेंगे भैया। क्या करेंगे फिर आप? क्या लकड़ी कहाँ से लाएंगे? लेंगे अपन, इतना रेट बढ़ाएंगे तो कहाँ से लेंगे अपन? अपनी तो ताकत ही नहीं है। उज्ज्वला योजना का लाभ शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिला है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुख्य रूप से गैस सिलेंडर रीफिलिंग करवाने के लिए 50 से 100 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, जिससे अब उनको ये सिलेंडर 1000 रुपए तक पड़ रहा है। इस प्रकार की दिक्कत जाएंगी, लाने ले जाने वाले को भी देंगे, हैं? वो 50 रुपए से कम तो लेगा ही नहीं, हैं? तो देने का मतलब क्या रहा? खैर हम लिए नहीं है, मैं तो पैसे से खरीदी, मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन गैस भरेंगे 1000 रुपया में, हैं? और लाने वाले को देंगे 100 रुपया, हमको क्या पड़ेगा बताओ गरीबों को? हम तो 100 रुपये नहीं कमा सकते ना। मतलब ये योजना गरीबों के लिए अब महंगी साबित हो रही है। हाँ, तो नहीं हो रही।
उज्ज्वला योजना की रीफिलिंग के विषय में खाद्य अधिकारी HS चौधरी भी मानते हैं कि बीते दिनों से इसकी रीफिलिंग में 25 से 30% की कमी आई है। शायद गैस के दाम बढ़ने की वजह से ये स्थिति निर्मित हो रही है। निश्चित ही केंद्र सरकार द्वारा घरेलू महिलाओं के दुख दर्द को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई हो, लेकिन बढ़े हुए दाम से एक बार फिर इन महिलाओं को भोजन बनाते समय होने वाली परेशानी दूर होते दिखाई नहीं दे रही है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित पवार मंगल भवन में 25 फरवरी को राजा भोज क्षत्रिय पवार संगठन के तत्वाधान में राजा भोज जयंती एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाज के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, वरिष्ठ जनों व पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मोटरसाइकिल रैली निकालकर नगर की प्रमुख गलियों का भ्रमण करते हुए रैली कार्यक्रम स्थल पहुंची। जहां अतिथियों के द्वारा भगवान श्री राम व समाज के इष्ट राजा भोज के छाया चित्र के समक्ष पूजन अर्चन किया गया और इसके बाद अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद रंगोली प्रतियोगिता, पुष्प सज्जा प्रतियोगिता और मेहंदी रचे हाथ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सत्र 2018-19 में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों, समाज के प्रगतिशील उद्यमियों, उत्कृष्ट कृषकों एवं शासकीय पदों पर कार्यरत सामाजिक व्यक्तियों एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्वजातीय बंधु मौजूद रहे। दुनिया के 60 देशों के अंदर पवा रहते हैं, 60 देशों के अंदर। ऐसे गौरवमयी राजा भोज के वंशज है, तो हमको सोचना चाहिए। परियार जी बैठे, देशमुख जी बैठे, कटरे जी बैठे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, शरण भाव बैठे, तो पता नहीं जितने मंजे बैठे उससे ज्यादा समर्पित लोग नीचे बैठे। कोतवाली थाना अंतर्गत बोदा गांव की नहर के पास 5 आरोपियों द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। 24 फरवरी की शाम को मुख्य आरोपी रानू लिल्हारे उम्र 23 वर्ष, राहुल नकपुरे उम्र 20 वर्ष, सोनू लिल्हारे सभी निवासी बोदा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में एक नाबालिग है, एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। पीड़िता की रिपोर्ट पर दिनांक 24/2/2020 को अपराध क्रमांक 96/20 धारा 363, 376D, 506, 323, 34 IPC व 5G6 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर 5 आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध होने के पश्चात विवेचना में लिया गया था। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई और कल दिनांक 25/2/2020 को शाम को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर आंवला झिरिया में मुख्य आरोपी जो रानू है, उसकी दुकान जो चाय पोहे की दुकान है, वहाँ पर जो है तीनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया, थाने पर लाकर के पूछताछ की गई, जिन्होंने आपको बता दें कि मुख्य आरोपी रानू भरवेली के निकट आवलेझरी में पोहा की दुकान चलाता था। इस दौरान ही पीड़िता की रानू से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया था। घटना वाले दिन ही फोन पर उसने युवती को मिलने के लिए बुलाया और इस दौरान 5 आरोपियों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है रानू, चूँकि पीड़िता जो है भरवेली में रहती है और वहाँ से आते जाते जो है चाय पोहे की दुकान में नाश्ता वगैरह करती थी। इसी दौरान जो जान पहचान हुई और मोबाइल नंबर वगैरह दिया होगा और कुछ बात करना है करके घटना दिनांक को रानू ने फ़ोन द्वारा बात की और उसके 2 साथियों को भेज रहा हूँ करके लाने के लिए भेजा और जब वो गई उनके साथ में कुछ बात करना करके उसके बाद जो है ग्राम बोदा के नहर किनारे एक सुनसान मकान में जो है ज़बरदस्ती उसके साथ सामूहिक रूप से फिर 5 आरोपी थी। 5 तो गिरफ्तारी पूरी हो गई थी। अभी एक आरोपी गौरव लोधी की गिरफ्तारी शेष होना। वारासवनी मंडी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय सहारे के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध के बाद नगझर में सहारे समर्थकों ने वन विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया।
26 फरवरी की सुबह से ही नगझर में स्थिति तनावपूर्ण रही। विभागीय अमला जब मौके पर पहुंचा तो सहारे समर्थकों ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वह विजय सहारे के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट वापस लें। दरअसल 23 तारीख को हुए एक कथित घटनाक्रम को लेकर डिप्टी रेंजर और मंडी अध्यक्ष विजय सहारे के बीच मवेशी नुकसान सहित लगातार वाइल्ड लाइफ के द्वारा किए जा रहे शिकार को लेकर दोनों पक्षों के बीच में बहस हो गई थी, जिस पर डिप्टी रेंजर VR ऊके ने वारासिवनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अपने नेता के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध को लेकर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश विभागीय अधिकारियों की टीम के समक्ष प्रकट किया। ये भैया क्या हुआ, गांव में एक बकरी मर गई, तेंदुआ ने मारा था उसको। तो गांव के आम लोग ऐसा बुला लेते हैं मुझे कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं चले जाता हूँ क्योंकि मेरा गाँव है, तो मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। उस बीच में फॉरेस्ट गार्ड वो भी आए, बाकी लोग भी आए हुए थे। बाकी लोग तो जहाँ जानवर मार रहा था उसको वहाँ देखने चले गए थे। क्योंकि जी थे तो उनसे ऐसी बातों में थोड़ी सी बहस हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसके कारण उसकी रिपोर्ट दर्ज करना पड़े। एक आम बात होती है, उस पर चर्चा की, जैसे कि 3000 के बकरी का देते हैं तो उसका ये सब बातें हुई थी। और उसके बाद में दूसरे दिन SDO साहब भी आए। SDO साहब ने आए, बैठे, पूरी समिति की मीटिंग ली और उसमें भी ये बात रखी गई। तो उन्होंने भी अपने प्रस्ताव में लिखा क्योंकि कुछ सरकार के नियम है उससे भी वो बंधी हुई है, लेकिन एक नॉर्मल बात बोलने की आई थी जो बोल दिया गया था उनको। उस बीच को उन्होंने आवेश में आके रिपोर्ट दर्ज करा दिए थे मेरे खिलाफ में। ऐसा लगा कि उनको कुछ मेरे प्रति भावनाएं गलत हुई। आज फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम भी आई, आपके समर्थक भी काफी। नगर की अव्यवस्थित और अनियंत्रित यातायात के चलते आज फिर बेलगाम ट्रैक्टर की ठोकर से स्कूटी में सवार एक महिला की मौत हो गई। मृतिका किरण पति नरेंद्र वाजपेयी 50 वर्ष छिंदवाड़ा निवासी है। 26 फरवरी को 4:45 पर करीब यह सड़क दुर्घटना विवेकानंद कॉलोनी के समीप गुजराती समाजवाड़ी के पास उस समय हुई जब यह महिला अपनी भतीजी के साथ स्कूटी में छिंदवाड़ा जाने के लिए बस स्टैंड बालाघाट आ रही थी। तभी स्कूटी को ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर फरार बताया गया है। महिला की लाश जिला अस्पताल के शीत गृह में सुरक्षित रखवा दी गई है, जिसका पोस्टमार्टम 27 फरवरी को किया जाएगा। वारासिवनी वन परिक्षेत्र में बाघ और पैंथर की लगातार चहलकदमी एक सौगात के रूप में देखी जा रही है, मगर दूसरी ओर आसानी से शिकार मिल जाने से वन विभाग को लगातार ग्रामीणों के गुस्से को झेलना मुश्किल होता जा रहा है। परिक्षेत्र के नांदगांव और सिरपुर में बाघ और पैंथर लगातार गायों और बकरियों को अपना शिकार बना रहे हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत के साथ साथ विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है। ये 10 तारीख की घटना है। कितनी बड़ी गाय है आपकी? गाय तो बहुत बड़ी है सर। कितने साल की होगी? ये 6-7 साल की। 6-7 साल की है। कहाँ पर थी ये जंगल में थी सर। जंगल में? जंगल में चराने के लिए लेके जाते हैं? हाँ जी। और भी जानवर जाते हैं जंगल में चराने? हाँ, भैंसी थी हमारी। अच्छा। और एक गोरा था इसी का, ऐसा है, और गैया थी। तो ये जनी थी गई? हाँ जी, जनी थी। बच्चा ही। कितने दिन का बच्चा? बच्चा हो गया 16-17 दिन का। 16-17 दिन का। और जब शिकार हुआ तब बच्चा कितने दिन का था? 3 दिन का था। 3 दिन का बच्चा था। तो बच्चा भी साथ में था क्या? नहीं, बच्चा साथ में नहीं था। बच्चा घर पे ही था? हाँ, घर पे। तो ये चरने के लिए वहाँ पर गई थी? हाँ जी। तो ये किस जगह पर वारदात हुई है? वो जंगल में सर, इधर में। यहाँ से आपके घर से कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये आप चराने लेके जाते हैं? हाँ जी, मैंने चले गया। नगझर में ग्रामीणों में व्याप्त आक्रोश है, साथ ही दहशत भी व्याप्त है कि घर पर चीता हमला कर रहा है। हम लोग यानी 12 बजे रात तक के दस्ती किए सब लोगों के साथ में, और सर लोगों के साथ वन विभाग के लोगों के साथ में वन विभाग के लोग अपने अपने जगह पे चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर पे आ गए और मैं भी अपने बेड पे सो गया। उसके बाद में मेरी माँ ने मेरे को 1:30 बजे रात में भैया कह के बुलाई। उसके बाद में मैं उठा। उसके बाद में देखा मैंने तो तेंदुआ यानी बकरी का शिकार कर रहा था। आपने अपने तेंदुए को देखा आपने? जी, अपने आँख से देखा। और इस ओर मैं जाने बैठा तो मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो मेरे को तेंदुआ यहीं पे शिकार बना लेगा। इस वजह से मैं ऐसा राइट से
इधर पीछे की ओर गया और पीछे की ओर से एक लठ लिया और लठ लिए क्या, जबकि फॉरेस्ट वाले भी नहीं थे और हमारे यहाँ बिंजाड़े सर भी नहीं थे। आपने लठ लेकर उसको हड़काया? जी, और एक मेरा दोस्त था, उसने भी उसके साथ यानी जंग लड़ने की कोशिश किया, लेकिन उसके ऊपर से भी जंप लिया उसने। बहरहाल बहुत बहादुरी का काम आपने किया। एसडीओ अमित पटौदी ने बताया कि वह लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। वन्य प्राणी अनुसूची 1 का है, इसके लिए वह सक्षम प्राधिकारी नहीं है। उन्होंने उच्च स्तरीय टीम का गठन कर रेस्क्यू किए जाने के लिए लिखा है। वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिया है और संभवतः शायद से ऊपर मुख्यालय स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है और जल्द में इसमें फैसला लिया जाएगा और कान्हा और पेंच टीम से बात करके इसको पकड़ के कहीं छोड़ा जाएगा। अभी डेपुटेशन का तो नहीं है, हालांकि जो कॉरिडोर क्षेत्र है वो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसका भी हम विनियमित जो हम ही कर रहे हैं, हम ही उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा देखभाल हम ही कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा जो है मॉनिटरिंग हम ही कर रहे हैं। सर, वाइल्ड लाइफ को जैसे अपनी हिफाजत में लेकर छोड़ने का राइट अपन लोगों को है? नहीं है, हम उसको अपनी कस्टडी में बिना वाइल्ड लाइफ वार्डन के अनुमति के अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। तो जिस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट लगातार बना हुआ है और इन्हें काफी एक गौरवशाली क्षेत्र भी हो गया है अपने वारासुनी क्षेत्र जो है अपना, तो ऐसी स्थिति में जैसे कान्हा पेंच जैसे वहाँ की जो टीमें हैं, उनके कुछ अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए जी, जैसे ही वहाँ से सूचना हमें मिलेगी कि इसको आगे पकड़ कर छोड़ना है, तो कान्हा और पेंच दोनों से हमारा संपर्क हो चुका है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, तो उसके बाद फिर वो टीम यहाँ पे आके अपनी तरह से उसको रणनीति बनाएगी। वारासुनी वन सामान्य अंतर्गत सिरपुर सर्किल का ये वो इलाका है जो नगझर बीट के अंतर्गत आता है और यह माता टोला है जो पूरे जंगल के बीच में है। पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरीके की पहाड़ी है और ये पहाड़ी खास तौर से आपको बता दें कि ये रमरमा की वो पहाड़ी है और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक मूवमेंट जो है पैंथर का है। फिलहाल जिस तरीके की वारदात और जिस तरीके का शिकार बकरियों का हो रहा है, तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो वाइल्ड लाइफ में खासतौर से अगर बकरी और छोटे जानवरों का अगर शिकार किया जाता है तो निश्चित ही ये पैंथर के द्वारा ये शिकार किया जा रहा है। गांव के लोगों में, यहाँ माता टोला के लोगों में भारी आक्रोश है। उस आक्रोश को शांत करने के लिए वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगातार उनसे सतत संपर्क में है और इस वक्त उनके साथ बैठक भी चल रही है। बहरहाल देखना यह है कि इस बैठक का नतीजा फिलहाल क्या निकलता है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वारासुनी। 26 फरवरी की सुबह नगर पालिका परिषद ने शहर के गौली मोहल्ला बस स्टैंड और भटेरा चौकी रोड में अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की। इस दौरान गौली मोहल्ला में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें स्थानीय जनों ने नगर पालिका की टीम का पूरा सहयोग किया। वहीं भटेरा चौकी में एक बार फिर अतिक्रमण हटाने के दौरान पूर्व की तरह विवाद की स्थिति बन गई। प्रशासन द्वारा मंदिर हटाने के दौरान विवाद करने वाले मुन्ना बर्वे नामक व्यक्ति पर शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली टीआई विजय सहपरस्ते ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। क्या हुआ कि बीच में भटेरा में जो मंदिर बना था काली मंदिर जो मुन्ना बर्वे करके है, उसमें उसके पूर्व भी उसको अतिक्रमण पे हटाया गया था, क्योंकि उसके बार समझाइश देने के बावजूद भी आज भी अतिक्रमण करके काली मंदिर की मूर्ति स्थापित कर दिया था। वहाँ से उस हमारे अमले ने वहाँ से मूर्ति हटा के अन्यंत्र काली जगह हमने लगा दिया गया है और अभी यहाँ पे जो व्यवस्था दिख रही है, यातायात व्यवस्था भी ठप होती है यात्री अतिक्रमण के कारण। और आज प्रशासनिक अमला पूरा मुस्तैदी से जहाँ लगाया गया उनको भी हटाया जा रहा है। जी पूरा सिविल अस्पताल में मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नवनिर्मित भवन और 4G एवं 4 टच टाइप आवास गृह का लोकार्पण समारोह कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास द्वारा निर्मित स्वीकृत राशि के कार्य के नाम पर सिविल अस्पताल में निर्मित आवासों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपायली में निर्मित आवास का मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोकार्पण किया गया। लाइव कार्यक्रम के समापन के बाद स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नंदकिशोर सोराना के हस्ते फीता काटकर स्थानीय भवनों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी, कांग्रेसी जनों सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 20 साल पहले आईटी की राजधानी हमारा बेंगलोर बन गया, आंध्रा बन गए, पर आईटी का मतलब क्या है? किस प्रकार की आईटी की हम बात करते हैं?
वो तो बीता हुआ समय है। आज तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करनी है। हम कैसे मध्य प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाएं, इस पर हमें सोचना और उस तरह हमें अपनी योजनाएं बनानी है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये परिवर्तन दिखना शुरू हुआ है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलगाम ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत। नगरपालिका ने हटाया अतिक्रमण, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने एक व्यक्ति पर मामला दर्ज। डाकघर में खुलेंगे जन सुविधा केंद्र, बनेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। जिला अस्पताल की नहीं सुधर रही व्यवस्था, ओपीडी के समय अस्पताल नहीं पहुंचते डॉक्टर। वेनगंगा नदी के बजरंग घाट में शुरू होगी बोटिंग, नगरपालिका ने बनाई योजना। और महंगी हुई घरेलू गैस से उज्ज्वला योजना के गरीबों का हुआ मोहभंग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।